बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। आज आते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क गाड़ी में बैठी, आज बच्चों का भी स्कूल का पहला दिन था, उनको भी सेट करना, ये वो व्हाटएवर। एकदम से ना मैं गाड़ी में बैठे बैठे मैंने थोड़ी सी खिड़की नीचे की तो गाड़ी की विंडो तो हल्की सी ना वो हब्स वाली हवा अंदर आई, थोड़ी सी इट वाज अ लिटिल बिट ठंडा ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम थोड़ी वो जो होती है ना एक राइट बिफोर बारिश वाली जो एक फ़ील होती है, तो वो एक बड़े मज़े की फ़ीलिंग थी। एंड देन मैं यही सोच रही थी कि पाकिस्तान में एक वैरायटी ऑफ डिफरेंट सीजन्स हैं। हम हमेशा बात करते हैं सीजन्स की, तो जब हम बात करते हैं अमेरिका की फॉर एग्जांपल, तो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि गर्मियाँ वहाँ कौन सी कोई इतनी लंबी चौड़ी होती है, मतलब सर्टन पार्ट्स ऑफ अमेरिका। ऑब्वियसली अगर आप लॉस एंजलिस वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादातर इट इज़ वार्म। तो आप जब बाहर के मुल्क के बारे में सोचते हैं तो आप ज़्यादातर सर्दी ही सोचते हैं, ज़्यादातर, या अफ्रीका साइड का सोचें तो आप गर्मी सोचते हैं। पाकिस्तान के बारे में जब सोचते हैं तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें हर सीज़न एंजॉय करने का मौका मिलता है और डिफरेंट इलाकों में जाके हमें डिफरेंट किस्म के विजुअल्स भी मिलते हैं। सबसे पहले तो सीज़न की अगर बात करें तो मौसम हमारे पास गर्मी होती है तो शिद्दत की गर्मी होती है, सर्दी होती है तो अच्छी खासी ठंड पड़ती है और अगर अप नॉर्थ हो तो बर्फ़बारी भी हो रही होती है। अच्छा, बरसात का भी मौसम आता है, बाहर का मौसम भी आता है, ख़िज़ां का भी सीज़न आता है विच इज़ ऑटम। और ये सारे सीजन्स हमें एज़ पाकिस्तानीज़ एंजॉय करने का मौका मिलता है। लोग दुनिया के डिफरेंट कोनों से उठ के जाते हैं, कोई जाते हैं बर्फ़ देखने के लिए तो कोई जाते हैं प्रॉपर गर्मी बीच सी साइड वाली फीलिंग लेने के लिए, कुछ लोग निकलते सहरा यानी कि डेजर्ट्स की तरफ कि हम देखें, हमने तो कभी देखे ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो जहाँ हमें ये सारे मौसम एंजॉय करने का मौका मिलता है, वहाँ पे उसके साथ साथ आप देखें कि हम कितने लकी हैं। फ्लैट लैंड प्लेटोज़ हमारे पास हैं, माउंटेन्स हमारे पास हैं, यानी कि पहाड़ी इलाके अप नॉर्थ हम अगर देखें तो। अच्छा, उसके साथ ही सी साइड भी हमारे पास है। मुझे ये बताया कि हमारे पास है क्या नहीं, हर चीज़ तो है। थार डेजर्ट को देख लें आप, तो डेजर्ट्स भी हैं हमारे पास, नॉट जस्ट थार डेजर्ट बट वेरियस डिफरेंट एरियाज। सो द पॉइंट इज़, जब इतनी रिच और इतने खुशकिस्मत हैं हम सीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई मीन, कल 14 अगस्त था, जश्न आज़ादी था, हम सब ने जश्न आज़ादी को एंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया, मतलब हम सब ने अपने अपने तरीके से हिस्सा भी डालने की कोशिश की। लेकिन उस सारे मामले में क्या हमने एक सेकंड के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम पैदा पाकिस्तान में इस खत्ते में हुए? क्योंकि आप ये देखें ना कि हम कितने लकी हैं। हम हमेशा ये बैठ के सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मुल्क के हालात ख़राब है, ये है वो है, लेकिन जिन चीज़ों से हमें रब ने नवाजा हुआ है हमें उनकी कोई रिकग्निशन नहीं है। आप देखिए कितने, मतलब टू बी एबल टू एंजॉय एवरी सीजन, बड़ी कूल बात है। और हर सीजन की अपनी एक खूबसूरती है। खैर गर्मियों की तो बिल्कुल नहीं समझ आती, इवन दो एवरीवन सेज गर्मियों में ये, गर्मियों में वो, और ऐसे और वैसे। आई एम सॉरी, गर्मी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। लाइक माई हस्बैंड ऑलवेज सेज, तुम्हारा तो खून ही ठंडा हो चुका है इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चलता। बट इट्स ट्रू, लाइक मैं कनाडा में इतना वक्त गुजारा है कि मुझे लगता है कि मेरा खून जम चुका है। सो इस वजह से गर्म टेम्परेचर में मेरी हालत ख़राब होती है। लेकिन गर्मियाँ तो शिद्दत की गर्मियाँ। जब आप बात करते हैं सर्दियों की, तो पंजाब साइड में या इवन कराची में जब ठंड पड़ती है, वो कुछ दिनों की जो पड़ती है सिंध साइड पे, तो कितनी वो इन्जॉयबल होती है और लोग कितना उसको इन्जॉय करते हैं। आई थिंक हम वाहिद दुनिया की कौम है जिसके पास हर किस्म की वार्डरोब होती है, हर मौसम के लिहाज से, क्योंकि हर मौसम हम एंजॉय करते हैं। होता है ना, क्योंकि बंदा बाहर अमेरिका कनाडा वगैरह जाता है तो उनको कोट लेना पड़ता है कि भाई सर्दी बड़ी होती है यहाँ पे, तो कोट की तो हमें पाकिस्तान में भी ज़रूरत पड़ जाती है। आप अप नॉर्थ चाहें या इवन पंजाब साइड पे काफ़ी सर्दी हो जाती है, के भी और पंजाब में भी। सो द फैक्ट इज़, हम पाकिस्तान के ही अगर हर इलाके में जाके कुछ वक्त गुजार लें डिफरेंट सीजन्स में, तो आपको कंप्लीट जो है उसको, उस पैकेज को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। प्लस जिसकी जो पसंद की चीज़ है वो उस हिसाब से आके इस मुल्क को विज़िट कर सकता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए
टूरिज़्म बहुत ज़रूरी है कि लोग उस मुल्क में आएँ, उसको देखें, उस मुल्क में फ़ॉरेन करेंसी आके खर्च करें। ये बेसिक सी बात है। हम ये कर सकते हैं कि ऐसे रिजॉर्ट्स और ऐसी जगहें क्रिएट करें जहाँ पे जब लोग हॉलीडे पे आने का सोचें या छुट्टी पे आने का सोचें और ऑनलाइन सर्च करें तो उनको कम से कम ऐसी जगहें तो मिलें, क्योंकि पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ की कमी है, नेचुरल रिसोर्सेज की बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत ही सरखेज़ ज़मीन है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है, सीजन में कोई कमी नहीं है, डिफरेंट मतलब जियोग्राफिकली हम किसी तरीके से कम नहीं है। कमी है तो फैसिलिटीज़ की। अगर हम ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, हमने टूरिज़्म के डिपार्टमेंट का बड़ी दफ़ा ये शो भी किया हुआ है और इस पर डिस्कशन भी किया है कि भाई हम ऐसी सिचुएशंस क्यों नहीं क्रिएट करते कि कोई अगर ऑनलाइन सर्च करे कि भाई पाकिस्तान में कहाँ ठहरना चाहिए तो 100 चीज़ें क्यों नहीं आती कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एक्टिविटीज़ भी बहुत है पाकिस्तान में करने की, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है जब बाहर से किसी ने आना होता है, वो कहते हैं हम ठहरे कहाँ, क्योंकि सिर्फ 5 स्टार होटल में भी नहीं लोग रहना चाहते और किसी झुग्गी के अंदर भी कोई नहीं रहना चाहता। वो जो एक बीच का जो एक मिडिल क्लास वाले जो एक लोग ट्रैवल करते हैं वो कहाँ पे ठहरे, जो एक बजट पे ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन महफूज जगह जाना चाहते हैं। क्रॉस द बॉर्डर और कुछ और जगहों पे इसी खित्ते में बहुत इस चीज़ पे काम किया गया। आप फॉर एग्जांपल ओके लेट्स टॉक अबाउट थाईलैंड, बैंकॉक एक हब बन गया। लोग अगर एशियन कंट्रीज़ के जाने का सोचते हैं तो सबसे पहले वो बैंकॉक का सोचते हैं, मतलब थाईलैंड का सोचते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि भाई आप हांगकांग भी जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं, आप सिंगापुर जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, उन इलाकों में भी जा सकते हैं। लेकिन तो अगर हम भी अपने आप को ऐसे पोजीशन कर लें तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर आपकी इकॉनमी भी बेहतर होगी और हालात भी बेहतर होंगे। बट उसके लिए हमें भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे हमारी प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फातिमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। 4 मौसमों की बात हो रही है। बेसिकली आज मैं ये बात करना चाहती थी कि पाकिस्तान रिच कितना है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब एवरी फ्यू मंथ्स यहाँ पे सीज़न चेंज होता है। आप तंग आ रहे हैं, आप एजिटेट हो रहे हैं, आपको चेंज चाहिए। आप लाहौर में रहते हैं, आप सिंध साइड पे चले जाएं, आपको चेंज चाहिए, आप अप नॉर्थ चले जाएं, आप चोलिस्तान की साइड पे जा सकते हैं, उधर डेजर्ट रैलीज वगैरह भी होती हैं, उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट करना है वो भी कर। मतलब हर चीज़ है हमारे पास, ऐसे ही है। हम उसको प्रॉपर तरीके से ना दुनिया को प्रेजेंट करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। कभी पाकिस्तान के बारे में जब सोचती हो तो कभी सोचा है कि कहाँ पे रहना चाहती हो अगर इंडिपेंडेंट हो तो? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, यस। अच्छा, अब मुझसे जब कोई ये पूछता है तो मैं कहती हूँ मुझे लाहौर पसंद है, मैं लाहौर में ही रहती हूँ क्योंकि अपनी मर्जी से रह रही हूँ ना, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, फैमिली, मतलब अब एक इंडिपेंडेंट लाइफ है। हम इतने लकी हैं कि हम पाकिस्तान में बैठ के ये सोच सकते हैं कि यार कुछ साल ना ज़रा किसी ठंडे इलाके में चलते हैं। आपको अपना मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अप नॉर्थ चले जाएं। बिल्कुल। बंदा कहते हैं कि यार बहुत ठंड बर्दाश्त कर ली, ये बहुत इनको ज़रा वार्मर क्लाइमेट, आप दूसरी तरफ निकल जाएं और हर चीज़ प्रोवाइडेड है। सिर्फ ये है कि लोग पाकिस्तान को एक हॉलिडे डेस्टिनेशन, एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दें तो मामला तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर जिस तरह लोग अमेरिका कनाडा भागते हैं छुट्टियों के लिए, वो पाकिस्तान आएंगे। बस ये है कि जैसे आपने कहा था कि फैसिलिटेशन ही है, अगर हम भी फैसिलिटेट करेंगे तो प्रॉपर टूरिस्ट वगैरह आएंगे और उनको भी मज़ा आएगा घूमने फिरने में। क्योंकि देखो ना, सिर्फ मसला ये है कि अगर तो आप साहिब हैसियत हैं, आप वेस्ट से आ रहे हैं, 5 स्टार आपने सारा कुछ रखना है तो वो तो उसकी तो फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। बट अगेन बड़े बड़े शहरों में द पॉइंट इज़ कि अगर हम किसी अप नॉर्थ किसी रिजॉर्ट में भी जाते हैं तो उसको फिर फैसिलिटेट हमें ऐसे करना चाहिए कि अगर बंदा ट्रैवल करता है, विजिट करता है, आता है तो फिर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ना परेशान हो, वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ आके कुछ अरसा गुजार के छुट्टी के तौर पे आके जा सके। राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। किचन में आज क्या बन रहा है? किचन में आज बन रहे हैं कश्मीरी दाल चावल। कश्मीरी दाल? यस, कश्मीरी दाल चावल, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो आज कश्मीरी दाल चावल बन रहे हैं बिकॉज वैसे तो दाल वीक है पल्सेस एंड लेग्यूम्स का, यानी कि चाहे वो चने हों, चाहे वो लोबिया हो, चाहे वो वेरियस दालें हों, मसर, मूंग, वेरियस डिफरेंट। आज हम कौन सी दालें यूज़ करेंगे? आज हम मसूर की दाल और चने की दाल यूज़ कर रहे हैं। मसूर की दाल और चने की दाल। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक की तरफ चलते हैं।
ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे, आपको बनाने का तरीका भी बताएंगे और ऑफ कोर्स होप करेंगे कि जो हम रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं वो आप भी ट्राई करें। हमेशा ये बात सुनी कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, फलां चीज़, यार घर में सिर्फ दाल, दाल की बड़ी रेपुटेशन बेचारी की ख़राब है। हर बंदा बेचारी दाल की बुराई करता है, जबकि बड़ी वर्सटाइल चीज़ है दाल और दालों के बहुत बेनिफिट्स हैं। सो दाल और दाल से रिलेटेड भी बात होगी। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, और हमारे साथ हैं शेफ़ कनीज़ फातिमा, जिनका आज हम वाइवा लेने वाले हैं। मुझे कहती है, अभी काट रही थी प्याज और कहती है कसम से मुझे लग रहा है जैसे मेरा अभी वाइवा होने वाला है। तुम्हें बड़े वाइवे याद आ रहे हैं? खैरियत है? नहीं। अच्छा मुझे बता मेरा बच्चा कि अब आप अपनी रेसिपी हमें बनानी सिखाएं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी वेजिटेबल्स काटी हैं जो हैं टोमेटोज़ एंड अनियंस। मसूर की दाल और चने की दाल मैंने 30 मिनट्स पहले ही भिगो दी थी, चावल भी भिगो दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर रेसिपी की तरफ कंटिन्यू किया जाए तो वो ये है कि पानी जो है बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल होगा और ये चिकन ली है। अब बेसिकली चिकन भी मैं इसमें इसीलिए बीच में ऐड करूँगी ताकि यखनी भी निकल आए और वो फ्लेवर और एनहांस होगा। और जब आपका ये चिकन दाल के साथ अच्छे से बीच में गल जाएगा, देन आपने जो चिकन होगा वो निकाल के उसको अच्छे से श्रेड कर लें। अच्छा, यानी कि उसको अलहदा से मसालों में भूनने की ज़रूरत नहीं? उसको मसाले में श्रेड करने के बाद लास्ट में जब हम उसको ग्राइंड या ब्लेंड करेंगे ना तो वो बिल्कुल हलीम वाला टेक्सचर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और कश्मीरी दाल की यही तो बात है कि उसका थोड़ा हलीम टाइप का टेक्सचर होता है, लेकिन जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो हमने चिकन डाल दी उसके अंदर, तो चिकन हमने ऐड कर दिया है कम से कम 500 ग्राम्स के करीब। और ये जो दो दालें हैं मसूर की और चने की, दोनों दालें 250 ग्राम्स हैं, तो कुल मिला के दोनों की क्वांटिटी होगी जी बिल्कुल 1-1 पाव। तो ये कुल मिला के दोनों होगी ½ kg। तो ये जो पानी है आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेन कर देना है और इसको फिर हमने डाल देना है ये जिसमें हमने चिकन ऐड किया है। ठीक है। अब ये कितनी देर कुक होगा इस तरह? चने की जो दाल है ना वो ज़रा टाइम लेती है कुक होने में, आप 30 to 35 मिनट्स तो अप्रॉक्सीमेटली लगते ही लगते हैं। और बात ये कि चने की दाल अगर आप बना रहे हैं सो जस्ट मेक श्योर कि एक रात पहले या सुबह भी आपने बनानी है तो आपने 1-1.5 घंटा पहले अगर सोख कर दी तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल। और अगर भूल गए हैं तो यूज़ प्रेशर कुकर। हाँ ओके। व्हाट्स नेक्स्ट ये है कि जो वेजिटेबल्स हैं, एक बार इंग्रेडिएंट्स सारे बता दे यार। ओके, मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दो, उसके बाद फिर हम बाकी की तरफ आते हैं। बट इंग्रेडिएंट्स से पहले हमने चिकन दालें पानी के अंदर डाल दी हैं बॉयल होने के लिए। यस जी। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। जो इसमें चाहिए वो है चने की दाल 250 ग्राम, मसूर की दाल 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, टमाटर 2 अदद, मुर्गा गोश्त 250 ग्राम। सो इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए हैं। कंटिन्यू टू द रेसिपी। इसमें हम दाल डाल चुके हैं, चिकन भी ऐड कर चुके हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वो अनियन कट कर दिए हैं, टमाटोज भी कट कर दिए हैं। अब इनको भी बिल्कुल दाल के साथ बीच में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। यस कि आपने एक दफ़ा अपना काम ना करके बिल्कुल साइड पे हो जाना है और उसको आपने बॉइलिंग के लिए छोड़ देना है। सारी चीज़ें खुद ही पकती जाएंगी और मसाले भी ऐड कर देने हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। सो दिस इज डिफरेंट बिकॉज होता है ना नॉर्मली टमाटर प्याज का पहले मसाला बनाया उसके अंदर, तो ये पानी के अंदर आप प्याज भी डाल देंगे? प्याज भी डाल देंगे क्योंकि ये पक के प्याज बिल्कुल आपको नज़र ही नहीं आएगा। इसने बिल्कुल अच्छे से जिस तरह यखनी नहीं निकलती। और फिर इसका सारा पानी जो है वो इसी के अंदर रहेगा। हमने मतलब इसको स्ट्रेन तो अब नहीं करना? स्ट्रेन बिल्कुल नहीं करना। जो चिकन पीसेस होंगे वो हमने निकाल लेने हैं। हाँ, चिकन पीसेस हमने निकाल लेने हैं और उसके ऊपर से मीट उतार के बिल्कुल डाल देना है। ठीक है। अब ये है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अब हम इसको बॉयल होने देंगे। ठीक है, बॉयल होने देंगे और साथ में हम सर्व करें हैं सैलड एंड तड़का राइस या बॉइल्ड राइस, इट्स अप टू यू। अच्छा, तो एक दफ़ा जब ये तैयार हो जाएगा जी, मज़ीद इसके साथ फिर हमने क्या करना है? मज़ीद अब हमने इसके साथ ये करना है, चिकन भी उसको श्रेड किया, इसमें डाल दिया, श्रेड कर दिया। जो आपके टमाटोज और ये प्याज वगैरह, अभी कोई आफ्टर 10 मिनट्स में इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी।
ठीक है। ठीक है। स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी, चिकन श्रेड कर दिया। अब वो उसकी जो टेक्सचर होगा वो थिक होने लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। जब वो थिक होने लग जाएगा, आपने जब चिकन श्रेड करके बीच में ऐड कर देना है दोबारा से, और स्पाइसेस भी ऐड होंगे। एट लास्ट आपने इसे, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप ब्लेंड कर लें उसको, अगर नहीं है तो आप उसको, जो आपके पास नॉर्मल जो जूसर वगैरह होता है उसमें आप हाफ पोर्शंस में करके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड, लेकिन जी हल्का रेशा हो तो मज़े का लगता है। वो तो थोड़ी सी अगर दाल अच्छा, खड़ी उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। हमारे पास वो है फेंटने वाला, वो जो हमारा विस्कर जो है। हाँ, विस्कर जो होता है ना, एक दफ़ा आपने जब देखिए चिकन स्पेशली और जो भी मीट होता है, जब आप उसको कुक कर लेते हैं तो वो इतना इसमें पकता है कि वो वैसे ही इतना नरम हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो वो विस्कर होता है उससे अच्छे से ना, या इन देसी लैंग्वेज वो जो होती थी ना घोटी हुई दाल, घोटना, घोटा अगर हो तो बेस्ट है। वैसे तो वो काफी आपके एज ग्रुप के लोगों के घर में नहीं होता, लेकिन जो प्रॉपर जो हांडियाँ देगे वगैरह बनाते हैं, जो शेफ्स नहीं है, उनके घरों में इतना बड़ा वो लकड़ी का होता है और उसके साथ इतना बड़ा उसके मुंह के एंड पे बना हुआ होता है, और उसको पकड़ के आप ऐसे 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 वो जमीन पे पतीला रखो और घुमाओ, घुमाते जाओ, घुमाते। तो अच्छा, मैं उसका जरा इजियर सोल्यूशन दिया है। हाँ, विस्कर, कि आपने विस्कर को पकड़ के उसको ऐसे 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 करके उसके अंदर किया ना, तो वो हो जाता है, वो श्रेड हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। उसके बाद आपने थोड़ा सा घोटा लगा दिया, हो गया। मतलब उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कह रहे हैं कि यार असी की तो ब्लेंडर लेके आए थे, हैंड बीटर लेके आए, तो व्हाटएवर। तो हैंड बीटर जूसर तो सबके घर होते हैं आजकल नॉर्मल, जिसमें आप नॉर्मल शेक्स वगैरह बनाते हैं। हाँ, वो तो सबके घर में है ना। अब आपने उसमें ये करना है, दाल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये एक समझ लें एक जुगाड़ है। दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है, आपने उसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। पोर्शंस में डिवाइड करने के बाद उसको ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे करके, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करके आपने जूसर में ऐड करना है पोर्शंस में, और उसको एक और साथ में पतीला रख लेना है। जो आपकी ग्राइंड होती जाएगी वो आप उसमें शिफ्ट करते जाए। जूसर से मुराद ब्लेंडर, एग्जैक्टली, जूसर से मुराद वो जूसर नहीं, जूसर वो होता है ये वाला जिसमें हम फल डालते हैं, वो तो परेशान होगी। वो नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लेंडर। हाँ, एग्जैक्टली, ब्लेंडर के अंदर आपने डालना है, बिल्कुल सी। मैंने कहा जूसर के अंदर डाल दिया तो उसका तो सारा फाइबर उस तरफ हो जाएगा, उधर जूसर में सब्जी का सारा वो साइड पे हो जाता है और जूस इधर निकल आता है, जैसे मौसमी का जूस निकल आता है। तो मैंने कहा वो नहीं। हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर डाल के ये भी कर सकते हैं लोग। एंड बाय द वे, अगर इस दाल में आप मसाले की क्वांटिटी थोड़ी कम रख लें और इसके अंदर आप बड़े बेसिक जिस तरह सूप के मसाला जात होते हैं, हल्का सा आपने सोया सॉस डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, आपने इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च अगर डालनी है तो डाल ली, तो ये बड़ा मज़े का मलगटानी सूप बन जाएगा। बिल्कुल, यही सूप जो है ये बड़ा अच्छा मलगटानी सूप बन जाएगा। और बाय द वे, इसमें एक सेब आप डाल दें तो उससे थोड़ा सा वो जो एक मलगटानी वाला फ्लेवर आता है। सेम रेसिपी, मसाले थोड़े से चेंज कर लें जी, यही चीज़ की जो आपने की है, इसके अंदर आपने एक सेब ऐड कर दिया, बस इसको फिर आपने ग्राइंड किया और आपने इसको सूप की तरह पी लिया। दैट्स नाइस, सूप एंड सैलेड, दाल एंड सैलेड। ओके, ये क्या हो रहा है? हाँ, अब ये मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज ली हैं, इनको बस ऊपर से कट करना है। अब तो इतनी डिफरेंट मखलूकों टाइप आनी शुरू हो गई है, मिर्चें समझ ही नहीं आती। ये भी डलेंगी इसके अंदर? जी, ये भी डलेंगी। तो ये किस तरह जाएंगी? फुल फुल नहीं जाएंगी, हाफ कट करके, ऐसे लाइक दिस। और ये अभी से डाल दोगी? अभी से डाल देंगे, क्योंकि मैं रेड चिली पाउडर से ज़्यादा चाह रही हूँ इसका स्पाइस लेवल हो। ठीक है, क्योंकि कश्मीरी दाल में तो एक तो इतनी मिर्च होती भी नहीं है, और दूसरी बात काली मिर्च का उसमें ज़्यादा रंग यूज़ डाला जाता है कश्मीरी मिर्च का, बिल्कुल, और वो तेज नहीं होती। हमारी एक कलर आता है, कलर आता है। हमारी जो दूसरी वाली रेगुलर लाल मिर्च है वो तो मुंह सड़ जाता है ना उससे, थोड़ा सा एहतियात। ओके, सो ये भी चले गए? यस, ये भी चले गए। 3 से 4 अदद सिर्फ सब्ज़ मिर्च, डन। एंड उसके बाद बाकी का प्रोसीजर तो आप समझा ही चुके हो। ऑब्वियसली व्यूअर्स, कुछ चीज़ें होती है जो ऑन ग्राउंड हम आपको शुरू से लेके एंड तक बनानी सिखा सकते हैं, कुछ चीज़ों के स्टेप्स होते हैं तो हम बैक एंड फोर्थ चेक करते रहते हैं। तो अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक के बाद हमने बड़ी एक अहम टॉपिक पे डिस्कशन करनी है। उसके बाद फिर एक और चेक डाल लेंगे इन द किचन की सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है। तो थैंक यू सो मच। वेलकम। अप टिल नाउ वाइवा काफ़ी हद तक पास हो गई हैं, 2-4 नंबरों कौन सा से। ग्रेड मिला है? वैसे तो A+ मिला, लेकिन आजकल बच्चे ज़रा ख़राब हो जाते हैं, उनको ज़्यादा उनकी दाद दे दो तो A, ओके, ऑलमोस्ट A*। थैंक यू। परसों वैसे ही सबके बच्चों के रिजल्ट आया ना, OA लेवल्स के सीधे कैमरे में, सबके इतना निकले हुए थे, कहते A आया, एक्स्ट्रा आया, B आया, C आया। मैंने कहा जी हमारा तो LMNOC हुआ है जो हमेशा होता है। खैर, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे,
कुछ बहुत ज़रूरी और अहम बातें। और बात आज हम स्किन पे भी बात करेंगे। ये जो बरसात के मौसम में सबके बालों का, स्किन का बेड़ा गर्क हुआ है, अजीबोगरीब किस्म की इन्फेक्शंस हुई हुई हैं, फंगल इन्फेक्शंस हुई हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि शुरुआत में आपसे बात की कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमें हर सीज़न एंजॉय करने का मौका मिलता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब गलत टाइम पे गलत मौसम आ जाता है तो सिर्फ उस जगह का नहीं, पूरी दुनिया का निज़ाम उल्टा हो जाता है। बेसिकली आज हमने ये बात करनी है कि ये मामला क्या है। हम चीज़ों को इंजॉय तो बहुत करते हैं लेकिन उनकी कदर नहीं करते। अब आप सोचेंगे कि मौसम में तब्दीली आ रही है, इससे हमारा क्या ताल्लुक़ है? तो अल्लाह ताला की तरफ से है ना। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है व्यूअर्स, जो भी अच्छी चीज़ होती है उसका क्रेडिट हम खुद दे लेते हैं। जब कोई बुरी चीज़ होती है या कोई अजाब आता है तो हम कहते हैं कि जी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया। बट अब जो हम होते हुए देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द पूरी दुनिया में, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पाकिस्तान की, तो इसकी जिम्मेदारी और किसी के कंधों पे नहीं फॉल करती एक्सेप्ट एक सिटीज़न ऑफ एवरी कंट्री। जिस दिन हम अपने पल्ले ये बात बांध लेंगे कि पाकिस्तान में अगर आप फसलों को आग लगाते, वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो जो फसलों को आप आग लगा रहे हैं ना, उसके असरात अफ्रीका में भी हो रहे हैं, जर्मनी में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे। सो हमें माइंडफुल होना पड़ेगा और थोड़ा सा अपना जहन खोलना पड़ेगा। हमें गाइड करने के लिए दो बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी आपस की कनेक्शन कैसे बनी, क्योंकि ये ऐसी कनेक्शंस भी नहीं बनती। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी आज सिचुएशन सेट पे है। हमारे साथ बिलाल अनवर साहब हैं। ही इज़ द CEO ऑफ द नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, CEO ऑफ NDRMF। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड राइट नेक्स्ट टू बिलाल साहब इज़ आसिफ शिराजी साहब, जो कंट्री डायरेक्टर हैं ऑफ इस्लामिक रिलीफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यूजुअली जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो NGOs होते हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो आप लोग करते हैं, वो यूजुअली गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों से कनेक्ट नहीं होते। सॉरी आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, बट बनता है पूछना कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा कि ये एक ही प्लेटफॉर्म पे और आप लोग साथ काम करें तो एक नेचुरल, क्योंकि NGOs की प्रेफरेंस होती है कि हमारा नाम ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम अपना इंडिपेंडेंट काम करें और हमें अपने काम का क्रेडिट मिले। वो गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपना काम कर रहे हैं और वो पॉजिटिव रिलीफ एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो अपने एंड पे चलते हैं। ये कनेक्शन कैसे बनी, सबसे पहले ये बता दें, फिर बात करेंगे कि आज हम यहाँ हैं क्यों। जी सर आप पहले से है, मैं बाद में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी, थैंक यू भाई। वेरी किसने मच। किसको अप्रोच हुआ क्या? सो अदर देन जो एक पर्सनल लेवल के ऊपर हमारी एक कोऑर्डिनेशन या एक रिलेशनशिप होता है, सो वो तो होता ही है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो ज़्यादातर रिलेटेड है एक प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल जो लिंकेजेस हैं उनके हवाले से, क्योंकि ये आप बात बिल्कुल ठीक है कि इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस पाकिस्तान में और बाकी जगह पे भी देखा है कि काफ़ी वीक हैं। लेकिन सर एक बात बताऊं, आपस में गुफ्तगुएं होती हैं पर्सनल लेवल पे, तो फिर वो एक फिर पूरी दुनिया में होता है कि आप एक तो आप ऑन ग्राउंड प्रोफेशनली मिलते हैं और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि पर्सनल डायनामिक्स में ऐसी इंटरेस्टिंग कोई गुफ्तगू होती है कि कहते हैं भाई आपका इदारा मेरा इदारा मिलके क्यों नहीं काम करते। बिल्कुल। तो वो कभी कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के गुफ्तगू हो डाइनिंग जाती टेबल है। पर बैठ के भी ये चीज़ें हो जाती हैं और बिल्कुल मेरा ख्याल है हमारे केस में भी शायद इसी तरह की कुछ सूरत हाल इवॉल्व हुई होगी। लेकिन जो हमारा अदारा है NDRMF, हम गवर्नमेंट का अदारा, और हमारा जो मैंडेट है वो बेसिकली है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। और हम बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उनके साथ मिल के काम करते हैं, क्योंकि बीइंग अ फंड हम अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और ना ही हमारे पास उतना की एक्सपर्टीज़ है और ना आउटरीच है। इस्लामिक रिलीफ जैसे जो इदारे हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, दे आर ब्रिलियंट। इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये हर वक्त कम्युनिटी के साथ ऑन द ग्राउंड
इंगेज होते हैं। तो इस्लामिक रिलीफ जैसे इदारे हैं ये हमारे फ़ंड के पार्टनर्स हैं, हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं। सो इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि दीज आर द फुट सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबे अरसे में अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप की हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर अपनी जड़ें जो हैं उनको मजबूत किया है, और ये वहाँ के जो लोकल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और डिज़ास्टर से रिलेटेड और जो दूसरे सोशो इकनॉमिक मसाइल हैं उनको ये हमसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हम इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, फ़ीडबैक लेते हैं, प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं और ये हमारे लिए इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक बैक एंड फोर्थ लर्निंग का एक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान में सारा जो मामलात हुए वहाँ से हम एक जर्नी स्टार्ट होते हुए देखते हैं, और बात यह है कि अरबों डॉलर्स के नुकसानात, इतने ज़्यादा मेजर इश्यूज़ और प्रॉब्लम से हम गुजरे। अल्टीमेटली अगर इस्लामिक फ़ंड टाइप इदारे ना होते, मतलब अगर आप लोगों जैसे, मतलब अगर आप लोग अपने एंड पे इस्लामिक रिलीफ फॉर एग्जांपल ना एफर्ट्स कर रहा होता तो हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। लेकिन वही वाली बात है ना, जब हम ताउन से काम करते हैं जी। और अब देखिए अल्लाह का शुक्र है कि कोई नेचुरल ये है तो नेचुरल डिज़ास्टर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन जब हम डिज़ास्टर की बात करते हैं तो कुछ डिज़ास्टर्स होते हैं जो बड़े ऑब्वियस होते हैं। जी। अल्लाह माफ़ी दे, सैलाब हो गया, ज़लज़ला हो गया, कोई बहुत बुरा तूफ़ान आ गया, कोई साइक्लोन आ गया, हज़ार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं। बट जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आहिस्ता 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 करके हो रही होती हैं, लोग उसको उस पर गौर नहीं करते। अब कुछ ही दिनों बाद आपको भी पता है भैया कि क्या होने वाला है। जी। लाहौर में सांस नहीं ले सकेंगे आप। जी। तो क्लाइमेट चेंज की तरफ रुझान किस तरह हुआ? आप लोग तो ऑन ग्राउंड इमीडिएट चीज़ें देख रहे होते हैं, तो ये किस तरह शुरू हुई बात कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर अब काम करें? जी, तो बुनियादी तौर पे ये है कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन से हमारा स्टार्ट हुआ था यूके के शहर बर्मिंघम से 1984 में। जी। पाकिस्तान में हम 92 से काम कर रहे हैं, और हम ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क है, रिस्पॉन्सेज हैं, सैलाब, ज़लज़ला, उसमें हम फ्रंट लाइन के ऊपर जो है वो काम करते रहे। लेकिन हम फिर वहाँ काम ख़त्म नहीं करते, फिर हम बहाली का काम करते हैं, फिर डेवलपमेंट का काम करते हैं, जैसे बिलाल साहब ने कहा, कम्युनिटीज़ के साथ मिल के जो रहते हैं। तो जो कम्युनिटीज़ की नीड बन रही होती है और जो रीजंस बन रही होती हैं उसके ऊपर जो है वो काम करते हैं। और क्लाइमेट चेंज अभी तो ऑब्वियस हो गया 2022 के फ्लड के बाद, हर एक ने कहा जी क्लाइमेट चेंज, लेकिन फिनोमेना तो पिछले 20 सालों से हो रहा था। लेकिन भैया सॉरी, जी। हम सारे यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं जो 2022 के फ्लड को, जो हमारे प्यारे भाई बहन गांव देहातों में, तो कहते हैं अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया था। तो ये एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के ज़िम्मे आप ऐसी चीज़ें नहीं डाल सकते जो इंसान ने खुद क्रिएट की हैं। ये मौसम किसी की वजह से नहीं बदल रहा, हमारी वजह से ही बदल रहा है। एग्जैक्टली लेकिन बहुत सारी ये है कि अवेयरनेस तो आई है। अब देखें क्लाइमेट चेंज टर्मिनोलॉजी जो है वो अब हर एक इसके ऊपर बात कर रहा है जी, मौसमियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि जी पड़ोसी मुल्क से पानी आ गया तो सैलाब आ गया। जी जी। अब ये है कि सैलाब दरियाओं का सिर्फ 2022 का नहीं आया था, वो सैलाब जो है वो नदी नालों का सैलाब था, बारिशी पानी। बलूचिस्तान में जहाँ पे मतलब इतनी बारिश नहीं होती थी, वहाँ 5-5 फुट के सैलाबी रेले आए हैं जिन्होंने उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर दिया। तो ये चीज़ें लोगों ने खुद देखी। और जो सोशल मीडिया का दौर है, पहले तो ये होता था फुटेजेस जो है वो बहुत कम आती थी, अब तो वहाँ सैलाब आया और वहाँ फुटेज आ गई। मैं 2022 में ही मैंने इस्लामिक रिलीफ की इस पोजीशन को संभाला अगस्त में ही, और पहली चीज़ ही फ्लड देखी। सेकंड डे मैं बलूचिस्तान में था, वहाँ मैंने सिचुएशन देखी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पहले सवाल में पूछा, हमारा आपस का जो रिलेशन, हाँ, जो आपस में connection NDRMF और इस्लामिक रिलीफ, तो वहाँ पे जो है ना वो मुझे कुछ ऐसी जगहों पे लेके गए जो बिल्कुल तबाह थी, मकान बिल्कुल फारिग थे, और कुछ ऐसी जगहों पे लेके गए जो बिल्कुल ठीक थी। मैंने उनसे पूछा अपनी टीम से, मैंने कहा ये कैसे ठीक है? उन्होंने कहा आए आपको एक और चीज़ दिखाएं। तो उन्होंने दिखाई प्रोटेक्शन वॉल और बंद जो इस्लामिक रिलीफ ने NDRMF के ताउन से वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था। तो उसकी वजह से 20 देहात जो हैं बलूचिस्तान के वो सैलाब से बच गए। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। तो ये आपने कहा बिल्कुल मैन मेड जो मतलब इंसानी एफर्ट्स होनी चाहिए उसके बचाव के लिए, जिसको एडाप्शन कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं,
खुदा की मर्जी तो चले ठीक है, खुदा ही सारी चीज़ें जो है वो कर रहा होता है, उसकी भाई अल्लाह मर्जी से ताला होता ने है, अल्लाह कौन ताला कहना है, कहता है, but लेकिन बात उसने इंसान को शऊर और ये सारी चीज़ें दी हैं। अगर एक तरफ जो है वो नेचर डिस्टर्ब हो रही है थ्रू कार्बन ओमिशन, चाहे हमारी चाहे यूरोप की, उसके बाद जो है वो कुछ अकल भी है, अडॉप्शन है, रेजिलियंस की चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा सकता लेकिन है। अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन पहले डिस्कस करते जी हैं। मसला क्या है सर? आपके सामने क्या चीज़ें हैं, आपके भी पास फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ऑब्वियसली यू वर्किंग टुगेदर, तो ये बताइए कि ऑन ग्राउंड मसला क्या है, अभी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, अब मैं ये जानना चाहती हूँ। तो सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि मसला क्या है। देखिए लोग सोच रहे हैं कि ओ सैलाब आ जाते हैं, जी क्या क्या हो रहा है इस वक्त, मसले सारे हमारे सामने पुट सो जो एक छोटी सी करेक्शन जो है वो ये है कि जिसको हम कहते हैं डिज़ास्टर, कोई भी डिज़ास्टर जो है वो नेचुरल नहीं होता, मैन मेड। सारे डिज़ास्टर जो हैं मैन मेड है। हैज़र्ड हो सकता, लेकिन यह है कि डिज़ास्टर तक पहुंचने के लिए, एस्केलेट होने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन जिस लेवल की हो रही हैं तो वही काज उसको कर रही हैं। तो वो जो आपने बात की वो बिल्कुल आपने ठीक कही कि natural जो हमारे disaster ही है। रवैये हैं, जिस तरह से हमने अपने लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है या इवॉल्व हुआ है, भाई तो उसी की वजह नेचर से में ये जो हुआ है। डिजास्टर होता है वो तो ठीक है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर ऑलमोस्ट होता है कि ये तो नेचुरली डिजास्टर हुआ होगा। मैं भी वो इसीलिए मैंने अपने आप को रोक लिया कि मैं गलत ना बोल जाऊं। सो पहली बात ये, अच्छा मसला जो आप अगर हम बिल्कुल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ये ग्लोबल मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हर जगह के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं और जो फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ हो सकती है, इंटेंसिटी मुख्तलिफ हो सकती है, या अगर मुल्क ज़्यादा प्रिपेयर्ड है तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। पाकिस्तान वो हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है और जो हमारे वेदर सिस्टम है और जो ग्लेशियर्स हैं उनकी वजह से पाकिस्तान एक बड़ी क्रिटिकल हमारी लोकेशन, और उसकी वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ वो ज़्यादा शिद्दत से आती हैं। इसी वजह से जब हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ हीट वेव्स आ रही हैं या सैलाब आ रहे हैं, ठीक है, या साइक्लोन्स भी हमने पिछले साल एक देखा हमारे कोस्टल एरिया के ऊपर, इसी तरह के बाकी जो मसाइल हैं उनकी शिद्दत में बतदरीज अब इजाफा होता जा रहा है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इनमें कमी नहीं आएगी। जैसा कि आसिफ शराजी साहब ने बताया, अगर हम जितनी भी अडेप्टेशन कर लें, हम जितना भी रिजिलियंस अपना बिल्ड कर लें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, अपने लाइफस्टाइल का, अपनी इकॉनमी का, जितना भी कर लें, क्योंकि इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो ये सारे के सारे मसाइल आने वाले सालों में, डेकेड्स में ये इंक्रीज़ ही होंगे। जहाँ पे आप अभी बैठी हुई हैं लाहौर में, आपको पता है कि विंटर सीजन में यहाँ पे स्मॉग की क्या सूरत हाल अभी होती क्या है। मैंने बात कहाँ से शुरू की, क्या आपको भी पता और मुझे भी पता है कि अभी और 1-2 महीने की बात नहीं, 1-1.5 महीने की, 1 महीने की गेम है। एंड सितंबर में सांस खराब होना शुरू। और बाय द वे हमारी एयर क्वालिटी कभी भी ठीक नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि मेरी बहन की बहुत सेंसिटिव है सिचुएशन और कॉन्स्टेंटली उनको एलर्जीज बहुत है। तो एज अ रिजल्ट हम लोगों को, हम कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे होते हैं एयर क्वालिटी को। जी जी। आपस से मुझसे बात करी थी, उन्होंने कहा जुगन मेरा 1.5 साल में मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई, इस शहर में मुझे सांस ही नहीं आता। और बच्चे वो पहले इस्लामाबाद में रहती थी फिर भी ठीक था जी। अब तो वो इतनी तंग है और शी कांट ब्रीथ। और मेरी जो छोटी बेटी है नूरबान, शी हैज द सेम इशू, जैसे पूरा साल उसको कंजेशन और प्रॉब्लम होती है। पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर कहता है हम क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ को आपने अंदर लेना है सांस के लिए, जिंदा रहने के लिए, जिसमें ऑक्सीजन है, उसमें इतनी ज़्यादा और चीज़ें आ चुकी हैं कि वो आपके फेफड़े बर्बाद कर रही हैं। यानी कि हम अपने बच्चों की जिंदगियां ऑलरेडी कम कर चुके हैं पैदाइश पे ही। पैदाइश पे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे के सारे मसाइल हैं और इन सारे मसाइल के ऊपर NDRMF काम कर रहा है और तावन के साथ काम कर रहा है, क्योंकि हम सिर्फ एक फ़ंड हैं, हमारा एक मखसूस दायरा कार है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। हम फाइनेंसिंग मोबिलाइज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, इन लोगों से फीडबैक लेके, इंफॉर्मेशन लेके हम प्रोजेक्ट को रिफ़ाइन करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इस्लामिक रिलीफ और हमारे जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो ही करते हैं। और इसी वजह से ये जो अभी इन्होंने एक मिसाल दी, इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, जहाँ पे हमने मिलके काम किया। और अभी जो सैलाब आ रहे थे, इस वक्त हमें फुटेजेस आ रही हैं कि जो काम हमने अपने पार्टनर के साथ मिल किया, उन्हें कम्युनिटीज़ को इन अ रियल सेंस बचाया। तो जहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो जाती है और एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, वहाँ पे काम बीमारी में भी हम यही बात करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। देखिए ऑन ग्राउंड हो गया,
आपने उधर उसको चीज़ों को सेट कर लिया, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, रीबिल्डिंग के साथ साथ आप वो चीज़ें क्रिएट करते हैं कि अगली बार ये ना हो। एग्जैक्टली क्योंकि देखो, फूल मी वंस शेम ऑन मी, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। कि अगर दूसरी बार भी मैं उसी प्रॉब्लम में कुछ 1-1.5 साल बाद फिर पड़ी हुई हूँ तो उसमें फिर मेरी कोई मिस्टेक है, एटलीस्ट जिन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है। देखिए, अवाम तो मासूम हो, उनको नहीं पता। आप कितने भी तालीम याफ्ता हो जाएं या ना भी तालीम याफ्ता, फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। सो फंड ने दिए पैसे, उन्होंने कहा जी आप काम करें। इस वक्त कुछ चीज़ें उन्होंने टच अपॉन की, अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो पहले वो बता दें कि क्या मसाइल हैं जो ऑन ग्राउंड है, और फिर अब आप कर क्या रहे हैं। देखिए जी, ऑन ग्राउंड मसाइल तो डेली हैं। जैसे आपने ये एलर्जी की मिसाल जो है वो दी, जो है वो इसके साथ साथ जो है वो स्मोक का इशू, इसके साथ हीट वेव्स की चीज़ें, ये ऐसे फिनोमिनाज हैं जो नए आए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मसाइल हैं वो तो हो रहे हैं। फिर बड़ा एक आप कह लें कि इंडिकेटर आ जाता है जब बड़ा डिज़ास्टर आता है। तो इन सारी चीज़ों के जो मसाइल हैं वो फिर निकलते हैं इस सूरत में कि फसलें अच्छी नहीं होती हैं, फिर ये होता है कि लोकस्ट आ जाता है फसलों के ऊपर, फिर कोई और मसला जो है वो आ जाता है, और फिर बड़ा मसला ये आ जाता है कि जी हर आने वाला सैलाब पिछले सैलाब से बड़ा और सब कुछ बहा के ले गया, या ड्राउट्स आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं। मैं यही कह रही लेकिन देखिए ना, मौसम जब देखिए हमें क्या एग्रीकल्चरल लैंड है, Exactly. जिस वक्त हमने सोचा होता है कि यार ये अभी बारिशों का मौसम आएगा तो सब्जियां फल चीजें आपने उस हिसाब से लगाई हुई हैं। जी। अब अगर बारिश होनी थी 3 हफ्ते के बाद, वो 3 हफ्ते पहले ही हो गई जी, और फसल आपने उतारी नहीं, फल आपने, एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड। एग्जैक्टली। और बारिश आपकी पूरे स्पैन में आनी है, लेट्स से कि 2 महीनों में बारिश आपकी होनी है सर्टेन मिलीमीटर्स, वो आपकी जो है 2 दिन में हो जाती है। जैसे लाहौर में कोई 2 हफ्ते पहले 345 मिलीलीटर बारिश ही पूरा लाहौर डूब गया। कराची में जब बारिश हुई, कराची में जो बारिश है, कराची में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कोई बनाया ना बारिशों का, क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये हाल होगा। जी। तो ये जो सारी चीज़ें, इसके कुछ देखें, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसके कुछ हल हैं या उन हल के करीब है। एक जो चीज़ है वो ये है कि एडॉप्शन कि उन चीज़ों। सर अगर आप इजाज़त दें तो ब्रेक की तरफ जाएं, जी, ब्रेक जी, के बाद प्लीज। वापस आके ना सॉल्यूशंस बैक टू बैक। ओके। सॉल्यूशंस क्या है और उन सॉल्यूशंस में से कौन से सॉल्यूशन आप लोग अवेल भी कर रहे हैं। श्योर जी। देखिए, कहने को तो 1000 सॉल्यूशन है, जी। लेकिन आप ऑन ग्राउंड क्या कर रहे हैं। Exactly. बीइंग एन एनजीओ, ऑब्वियसली अगर अवाम भी कंट्रीब्यूट करना चाहती है फाइनेंशियली, वो तो जी। एक चीज़ है, लेकिन अगर अवाम फिजिकली इन्वॉल्व भी होना चाहती है, अपना हिस्सा डालना चाहती है, बड़ी दफ़ा लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। जी। और फिर जो घर बैठे कुछ करना चाह रहे हैं, जी। वो स्टेप बाय स्टेप हम उसकी गाइडेंस लेंगे, लेकिन सॉल्यूशंस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने साथ साथ ना बच्चों के रिजल्ट भी डिस्कस। जब व्यूअर्स नेचुरल डिजास्टर की बात होती है तो उससे बड़ा नेचुरल डिजास्टर क्या है जो हमारे बच्चे करके आते हैं पेपरों में। लेकिन माशाल्लाह से यहाँ पे बैठे हुए एक इंडिविजुअल के बच्चों ने बड़े अच्छे रिजल्ट लिए हैं और वो मैं नहीं हूँ। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, मजाक अपनी जगह। लेकिन अभी जो हम ये हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं ना, वो इसलिए हम लोग हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि एक तरह से हमारे ज़िंदगी का एक, अगर हम कहें कि हम मिडिल में पहुंच गए ना, ज़िंदगी के काफ़ी हिस्सा हमने गुजारा है। हमारा बच्चे, हमारे यूथ 30% से जो 30 ईयर्स से जो कम उम्र के बच्चे बच्चियाँ हैं, उनकी सिचुएशन भी तो अब हमने याद रखनी है ना। हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे होते हुए तो शायद चीज़ें गुजारा निकल ही जाए, लेकिन अगली जनरेशंस जिनके लिए व्यूअर्स, अभी ये 2 दिन पहले OA लेवल्स के रिजल्ट आ रहे थे, थरथल्ली मची हुई थी, इतरा निकले हुए थे कि 10 बजे सुबह के लोगों की इंटरनेट जैम हुई हुई थी क्योंकि सब चेकिंग कर रहे थे। बड़े खैर, माई पॉइंट इज, उन्हीं बच्चों जिनके फ्यूचर के बारे में आप इतने परेशान हैं, जिनके लिए डेस्परेट हो के बंदा कहता है कि यार एक प्लॉट ले लें, कि बेटी के नाम प्लॉट कर देंगे, बेटे के लिए कुछ बना दें, इनमें से किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब वो सांस नहीं ले सकेंगे, जब उनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं होगी, जब पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होगा। बिकॉज ये जो क्लाइमेट चेंज है ना व्यूअर्स, ये सिर्फ सैलाब आया और चीज़ें गिर गई बर्बाद हो गई नहीं है। इस क्लाइमेट चेंज से आपके पानी, आपकी हवा, आपका खाना, आपका पीना, राइट और रॉन्ग सर? राइट जी, बिल्कुल।
अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि आप बता रहे थे सॉल्यूशंस, जी हल क्या है इन मसाइल के? जी देखें, ये है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, पोली क्राइसिस हम इसको अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर कहते हैं। जो पोली क्राइसिस है उसके सॉल्यूशन जो हैं वो भी सॉल्यूशंस कुछ सिंपल हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ इंडिविजुअल के इख्तियार में हैं, कुछ नेशंस के इख्तियार में हैं, कुछ ग्लोबल लीडर्स के इख्तियार में हैं। यानी कि मल्टी डायमेंशनल किस्म मल्टी की डायमेंशनल सिचुएशन है। चीज़ें हैं। इंडिविजुअल के इख्तियार में ये है कि वाटर रिचार्जिंग का ख्याल करें, जहाँ पे 3 करोड़ का घर बनाया है, 2 लाख का वाटर रिचार्जिंग पिट जो है वो बना दें, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करें, दरख्त लगा दे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर दे। इंडिविजुअल लेवल की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं नेशंस के लेवल पे करने की, ठीक है। फिर एक जो चीज़ है कि अब तो आ तो गया है, अब इसको इससे नबरद आजमाया कैसे होना है, हम कहते हैं एडाप्टेबल चीज़ें होनी हैं, यानी कि जो फसलों के पैटर्न हैं वो थोड़े से चेंज करें साइंटिफिक डाटे को यूज़ करते हुए, ताकि नुकसान ना हो। इसी तरह जो है वो भैया आप कौन बताएगा, जो बंदा गांव देहात में बैठा हुआ है, जो नहीं पढ़ा लिखा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस वक्त नहीं चल रहा। देखिए ना, एक तो बहुत से ऐसे फार्मर्स और दिल खुश हो जाता है देख के कि इतने मॉडर्नाइज हो गए कि लगता है कि जैसे आप किसी फार्म लैंड में नहीं, किसी फैक्ट्री में आए हुए हैं। खुशी होती है कि इतनी उन्होंने तरक्की कर ली, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं है। एग्जैक्टली देखें, हम जैसे जो इदारे हैं इस्लामिक रिलीफ जैसे, उनका रोल क्या है? हम लोग क्लाइमेट चेंज की सिर्फ एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं, हमने अगरचे उसकी एडवोकेसी भी की। इवन यूके की पार्लियामेंट में हमने पाकिस्तान के लिए जो है वो रेजोल्यूशन पास करवाई पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, लेकिन कम्युनिटीज़ के साथ उन सब मॉडल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो काम किया है, चाहे वो सेलाइन वाटर से कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो है वो सब्जियां लगाना है। लेकिन समझाएं भी ना इसका मतलब क्या समझाए है साथ साथ। अच्छा, जैसे जो हमारी कोस्टल बेल्ट है, जो नमकीन पानी। साहिली पट्टी है, जहाँ नमकीन पानी है, वह ऐसी बीजों की वैरायटी जो कि उस पानी में जो है वो सब्जियां ग्रो कर सकें, मतलब हमारा खीरा उसमें हो जाता है, टिंडे, ये सारे नमकीन पानी में भी उग जाती है नमकीन चीजें? पानी में भी उग जाती हैं। और But इसके लिए knowledge होनी ज़रूरी है। नॉलेज होनी है। तो नॉलेज के लिए वो जो ब्रिजिंग है कि यूनिवर्सिटीज़ से वो करना, इसी तरह मुख्तलिफ जो है यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। नस्ट एक यूनिवर्सिटी है, कायदर brilliant। यूनिवर्सिटी है, बलूचिस्तान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जामशोर सिंध की यूनिवर्सिटी है, फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेंसिल्वेनिया है, डेल्फी है, यॉर्क यूनिवर्सिटीज़ है, ताकि वो जो नॉलेज है उसको किया जाए और फिर इन सारी चीज़ों को जो है वो बताया भी जाए लोगों को, कम्युनिटी लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे डायलॉग किए जाए। अभी 2 महीने पहले हमने और NDRMF ने मिलके एक नेशनल लेवल का डायलॉग किया है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। अच्छा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे सर? ये जब आप लोगों ने ये किया तो आपने उससे क्या रिजल्ट्स देखे आपने? क्योंकि जब आप इस तरह करते हैं तो फिर आपको एक फीडबैक भी तो आती है ना। जी देखिए, मैं थोड़ा सा जो आपने एक पॉइंट पहले रेज़ किया कि किसानों को बताएगा कौन, तो मैं सिर्फ उसके पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन और डेटा भी काफ़ी हद तक स्कैटर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, इवन पाकिस्तान में भी, लेकिन ये है कि उस तरह से कंपाइल नहीं। सर मैं एक आपको बता दूं मेरा मसला क्या होता है। आपने कहा कि है, फिर तरीका बता दें कि किधर किससे राब्ता करें। अगर कोई इस वक्त आपको PTV पे देख रहा है किसी दूर दराज के इलाके में और वो ये जानना चाह रहा है कि ठीक है हम भी टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं, राब्ता किससे करें? क्योंकि सर ऑनलाइन देख के नहीं समझ आता। नहीं बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। राब्ते का तरीका बताएं दोनों से। आपकी बात ठीक है। सिर्फ किसानों के कॉन्टेक्स्ट में, वैसे तो हमने एक्चुअली NDRMF ने एक वो नेचुरल कैटास्ट्रोफिक मॉडल या डेटा सेट एक बहुत बड़ा बनाया, जिसमें ये फसलों की जो सारी इन्फॉर्मेशन है पिछले काफ़ी सारे सालों की, उसको हमने कंपाइल की है और अब उसको हम उसमें एनालिटिक्स लेके आ रहे हैं, एनालिसिस करके, ताकि हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो किसानों को पहुँचा सकें। ऐसे इदारे मौजूद हैं, बाखबर किसान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हम उनके साथ मिल के और जो हमारे बाकी पार्टनर्स हैं बहुत उनके साथ चीज़ें बड़े सस्ते और बड़े मयारी अंदाज में जी उनके साथ हम मिलके हम ये इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाएंगे। दूसरा ये है कि जो आपका दूसरा जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसके हवाले से ये है कि रिस्पांस क्या है? रिस्पांस देखें, जो इमीडिएट आसिफ साहब ने कहा कि कुछ चीज़ें जिनका इमीडिएट रिस्पांस आपको मिलता है, लेकिन जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, आउटरीच की बात करते हैं, ये एक बड़ा मुसलसल काम है और एक लंबे अरसे तक इसको करना पड़ता है और उसमें फर्दर रिफाइनमेंट्स लेके आनी पड़ती हैं। हम अपने पार्टनर के साथ और ख़ास तौर पर इस्लामी रिलीफ के प्लेटफॉर्म को हम बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं और हम इस तरह के बेशुमार डायलॉग, सेमिनार्स और एक वो जो कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स और
कर रहे हैं और हमें बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है। अच्छा, एक बात मैं अगर आप इजाज़त है तो ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन असलम, इस्लामिक रिलीफ काम करती है इंसानों के लिए, नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स। मैंने कहा मैं ये एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि जस्ट बिकॉज नाम इस्लामिक रिलीफ है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक ये चीज़ कनेक्ट कर दी कि इस्लामिक मीन्स ओनली फॉर मुस्लिम्स। इस्लाम आलमी इंसानियत के लिए आया था, इंसानियत के लिए, राइट। सो सब इंसानों के लिए आसानी पैदा करना। तो अगर आप नॉन मुस्लिम भी है और आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा ये मैं क्लैरिटी दे दूं, राइट। एग्जैक्टली जी। होता ना कि वो कहते हैं ओह द नाम तो इस्लामिक रिलीफ नहीं, है, नहीं, हम क्रिश्चियन है, हमारी इतनी ज़मीन है, हमें कुछ गाइडेंस चाहिए, रब्ता ही ना करे बंदा के जी इस्लामिक। मैंने कहा क्लैरिटी दे दूं। नहीं, ये तो इंसानी बुनियादों पे है और बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमने 2022 का जो फ्लड रिस्पांस किया जिसमें तकरीबन हमने 11,000 घर बनाए, ये इसमें सारी ही कम्युनिटीज़ थी रहने वाला, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू कम्युनिटीज़ है, मुसलमान है, क्योंकि जब सैलाब आता है वो तो सबके लिए आता है ना। Exactly. इसके लिए तो नहीं, उसमें तो तफरीक आप नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, आप सॉल्यूशंस की बात कर रही थी। 2022 के फ्लड्स में अभी मैंने जैसे बताया कि हमने 11,000 घर बनाए हैं। तो बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है सोबतपुर, वहाँ पे जो है वो हमने घर बनाए। कल मुझे किसी ने वीडियो फुटेज भेजी है, सैलाब आया है उन इलाकों में अभी इन बारिशों से, अगरचे 2022 की तरह बड़ा नहीं है, अल्लाह का तो शुक्र अल्लाह है। का शुक्र है। तो वो सारे उन्होंने वीडियोस भेजी हैं जी, घर ऊपर सलामत खड़े हैं, उसके साथ वॉशरूम खड़ा है, पानी नीचे सारा जो है ना वो आया हुआ है। अल्लाह तो का ये इसके शुक्र। अंदर रेजिलियंस लेकर है कि थोड़ा रेस प्लेटफॉर्म पे उसको बना लेकिन दिया आज एक जाए। बात तो दिल खुश हो गया होगा ना। जी बिल्कुल, खुश तो हुआ है दिल। वही तो बात है ना व्यूअर्स, देखिए लोगों के लिए काम करना, अपनों के लिए काम करना, अपनों से मुराद अपनी कौम, अपनों से मुराद इंसान। दुनिया अब उस जगह पे खड़ी है व्यूअर्स एज अ ग्लोबल विलेज। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन कॉलेज अबाउट 20 इयर्स अगो, तब इन माय सोशियोलॉजी क्लास हम बात करते थे ग्लोबल विलेज की। एक मोज़ेक बन चुकी है दुनिया। बात यह है कि ग्लोबल विलेज से भी कहीं आगे जा चुकी है। एग्जैक्टली। अमेरिका में बैठा हुआ बंदा लिटरली आपके कमरे में है, क्योंकि आपने फ़ोन ऑन किया, यू राइट देयर, फिजिकली वो बंदा आपके पास होता है थ्रू द फोन। सो प्लीज़ रिमेंबर दैट हर छोटी चीज़ जो हम करते हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर है। बाहर के मुल्क में इतना माइंडफुल होने की बात, क्योंकि इन द मोमेंट रहे और मोमेंट को अंडरस्टैंड करें। तो इन द मोमेंट, इस मोमेंट को अगर अंडरस्टैंड करना है तो उस वक्त हमें क्राइसिस में है, उससे निकलने के लिए हर बंदे ने अपना हिस्सा डालना है। ये दोनों अदारे तो डाल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक हम अपना हिस्सा नहीं डालेंगे और सपोर्टिव नहीं होएंगे, देखिए आप और कुछ नहीं कर सकते तो इन्फॉर्मेशन तो आगे पहुंचा सकते हैं ना। ये गुफ्तगू जो आपने सुनी है इसके बारे में आगे तो बात कर सकते हैं। एक मुहिम स्टार्ट करें अवेयरनेस की, और आप खुद देखेंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। चेंज हम लोगों ने ही लेके आना है, क्योंकि बर्बादी भी हम ही लेके आए हैं। एंड में सर आपका पैगाम और आपका पैगाम। जी सर। जी जैसे कि मैंने कहा है कि क्राइसिस इतना बड़ा है कि ये मिलके इसमें काम करने की ज़रूरत है, मैक्सिमम पार्टनरशिप्स, और इंडिविजुअल का जो रोल है और नेशन का जो रोल है उसको हम माइनस नहीं कर सकते। और हमें हर दफ़ा जो है वो किसी बड़े डिज़ास्टर के बाद जागने की ज़रूरत नहीं है, हमें डेली बुनियाद पे इन मामलात के ऊपर जो है वो जागने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ऑन द वेरी सेम लाइन्स जी के क्लाइमेट चेंज ये नहीं है, इट्स नॉट अ ब्लिप इन द हिस्ट्री और एनीथिंग लाइक दिस, इट्स हियर टू स्टे। ये रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। तो अगर हम कुछ कर सकते हैं, ज़ाहिर है कि जो उसके कॉजेज़ हैं, जो हार्मफुल गैसेस का अखराज है, ज़ाहिर है उसके ऊपर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा अडेप्टेशन की ज़रूरत है। अपने लाइफस्टाइल को, अपने बिहेवियर को तब्दील करने की ज़रूरत है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि छोटे छोटे जो हमारे इकदाम है, आदतें, छोटी छोटी चीज़ें, कूड़े का डिस्पोजल। मैं आपको कितनी दफ़ा व्यूअर्स कहती हूँ, कॉम्पोस्ट दुनिया की आसान तरीन चीज़ है। 25 साल पहले, 20 साल पहले कनाडा में मैं होती थी, मेरी मतलब पहला साल तो नहीं, द नेक्स्ट ईयर जब हम लोग सब एक घर रेंट किया हुआ था, तो आई रिमेंबर एक कॉम्पोस्ट की हमने बिन बनाई हुई थी। जी। हम सारे के सारे जो घर में लोग रहते थे, क्योंकि सब ने एक एक रूम रेंट किया हुआ था और कम्युनल स्पेस पर, तो हम सबको कॉम्पोस्ट में, जैसे केला खाया उसका छिलका कॉम्पोस्ट में डाल दिया। इतनी से आपने मिट्टी लेनी है, उसको उसके अंदर डालना है, और उसके अंदर अपना सारा जो नेचुरल लाइक छिलके हो गए ये चीज़ें, ये आप घर पे छोटी सी चीज़ कर सकते हो। और उसी कॉम्पोस्ट को फिर खाद के तौर पे इस्तेमाल करें अपने बाहर गमलों में, पौधों वगैरह में। वेस्ट कुछ नहीं होता और बनता भी नहीं है। प्लास्टिक का नहीं इस्तेमाल करना भाई, नहीं करना, कितनी मुश्किल चीज़ है। बहुत से ममालिक है जिन्होंने किया है,
हमने भी शुरू किया था, फिर ज़रा हम थोड़े से वो पीछे रह गए, फिर हम शुरू हुए। जी इदारे काम कर रहे हैं व्यूअर्स, हमें जागना है और जागे हुए रहना है। जैसे कि उन्होंने कहा दिस इज हियर टू स्टे, अब पूरी जिंदगी बदलनी है। ये वो डाइटिंग नहीं है जो आपने 2 हफ्ते के लिए करनी है और उसके बाद फिर दीवाने हो जाने। ये अब लाइफस्टाइल चेंज है जो आपने, मैंने, हमारी नाना नानी दादा वगैरह, हमारे बच्चे, उनके आने वाले बच्चों ने भी करना है। सो थैंक यू सो मच जेंटलमैन, खुश रहे, आबाद रहे, और हमारे मुल्क के लिए, बल्कि इस दुनिया के लिए जो आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आपके ख़ानदान को इसका अजर दे। खैर, अगर हम सब मान गए और इंसान बन गए तो इसका अजर यही होगा कि हम सब की फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो होंगी। क्योंकि अभी तो ये भी सवाल है कि अगली 1-2 जनरेशन के बाद जनरेशन सर्वाइव कर भी पाएगी। जब हवा सांस नहीं ले सकते, जब साफ पानी नहीं पी सकते, जब जी नहीं सकते, तो जियोगे कैसे? इस नोट पे इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। गॉड ब्लेस यू गाइस। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, क्या बात है, अभी तो ब्रेक के बाद हमें उस्तादों के उस्ताद ने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि 20 साल का माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, 30 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग का। माशाल्लाह से आप हेड हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी यूनिट 2 एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज़ एफिलिएटेड विद मेयो हॉस्पिटल। हमारे साथ वी आर वेरी वेरी लकी टू हैव सीनियर पर्सनैलिटी। बहुत बड़ा ऑनर है कि प्रोफेसर डॉक्टर अनिला असगर ने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, इट्स सच एन ऑनर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर शो पे लोग आए हैं जिन्होंने आपका तस्करा किया एज द टीचर, तो जब आपसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है तो यू नो हमारी डर्मेटोलॉजी की फील्ड की तो आप हैं ना फिर सेलिब्रिटी, तो हमारे लिए भी बड़ी एक एक्साइटिंग मोमेंट है जी। बट मैम, अभी ब्रेक से पहले आपने सुना होगा कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, मौसमी तब्दीली। मौसमी तब्दीली हमारी बहुत सी चीज़ों को असरअंदाज करती है, लेकिन फॉर सम फनी रीज़न जब भी सीज़न चेंज आता है, छोटे होते थे तब भी सीज़न चेंज आता था, कभी कोई स्किन इन्फेक्शन 5-6 साल में कभी किसी बच्चे को किसी को हो गई तो हमने सुना। अब तो गर्मियाँ आती हैं तो स्किन इन्फेक्शंस, बाल गिर रहे हैं, जड़ों के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, अजीब अजीब गुलप्पे बनने शुरू हो गए हैं, उंगलियों के बीच में फंगस उगनी शुरू हो गई है। ऐसी ऐसी चीज़ें डॉक्टर साहिबा हो रही हैं कि समझ ही नहीं आ रही। और स्पेशली अगर बात करें बरसात के मौसम की, जो टेक्निकली अभी होना नहीं चाहिए बट क्योंकि बरसात हो रही है तो हो रही है, और स्किन चाहे फेस की हो चाहे बॉडी की हो, और हेयर, उसके फॉलिकल्स बड़े बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी स्किन पे भी असरात आ रहे हैं? जी डेफिनेटली। पहले तो बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे मदई करने का, और सबसे पहले कि मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अपने लोगों को कुछ स्किन की डिजीज़ की प्रिवेंशन के बारे में कुछ, या उनसे बचाव का कुछ तरीका बता सकूं। उसकी वजह ये है कि अब दुनिया में सब मुल्क डिज़ीज़ से पहले ही जो है वो उसकी प्रिवेंशन पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं उनकी बचाव के लिए। और दूसरा एक मौजू जो आपने छेड़ा है, क्यों, मतलब लॉजिकल अक्ल की बात है, कॉमन सेंस की, कभी बीमार होने का वेट क्यों करते हैं? बीमार हो जाओ और उस तकलीफ और अजियत से गुजरो, और बचो ना बचो वो एक और सवाल है। यस, कैंसर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। यस, इस तरह कई डिजीजेस हैं। कोविड, लेकिन कोविड जैसे आपके अभी रिसेंटली हम कोविड से गुजरे हैं, लेकिन कोविड के अलावा भी कई डिजीज़ अगर स्किन की ना भी हों, जैसे हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, और कई चीज़ें हैं जिनसे प्रिवेंशन मुमकिन है। और हम इन्फेक्शन, इसके अलावा मेलिग्नेंसीज और इस तरह की और कई चीज़ों से प्रिवेंशन पे पता नहीं, मुझे ये अंदाज़ा है या मेरे जो तजर्बा है कि लोग प्रिवेंशन की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे सारे व्यूअर्स और जितनी भी हमारे लोग हैं, हमारी कौम है, वो प्रिवेंशन पे, और हम भी अपनी प्रैक्टिस में उनको प्रिवेंशन के भी तरीके बताते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं। जैसे अब ये भी एक प्रोग्राम आप कह लें कि हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए ही कर रहे हैं कि उसकी प्रिवेंशन। दूसरी बात जो आपने पहले पूछी कि इन्वायरमेंटल चेंज, वो तो डेफिनेटली आई हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से एनवायरनमेंट में तब्दीलियाँ आई, टेम्परेचर बढ़ा, हमारे ग्लेशियर्स
अब जल्दी पिघलने लग पड़े हैं। उनके पिघलने की वजह से रेनी सीज़न, इतनी रेन्स अब आप देख रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े शहरों में। दुबई जैसे शहर में आपने देखा सब कुछ क्या हुआ। फ्लडिंग हो गई, दुबई में कभी सोच सकते थे? आपने टोरंटो में देखा, वहाँ भी हमारी काफ़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, उन्होंने काफ़ी वीडियोस भेजी। वो मेरा भी तो अदर होम है वो। अच्छा। एक टांग मेरी हमेशा वहीं पे होती है अड़ी हुई, तो और बेटा भी मेरा उसी साइड पे जा रहा है, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। डॉक्टर साहिबा, छोटे होते हुए, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग कुछ और सोचते थे। एग्जैक्टली। और कुछ और हमने दुनिया देखी बड़े होते हुए। देखिए, ये बात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिफरेंस आता था। यानी कि मेरी अम्मी मेरे बेटे को बताएं कि बेटा हमारे ज़माने में ही होता था। अब वो भी गैप कम हो गया। अब मैं हमजा को कह रही हूँ कि पुत्र 15 साल पहले ये सीन था जब तुम 2-3 साल के थे। पहले ही होता था कि आपके पैदा होने से बहुत पहले, क्योंकि चेंजेस इतने वियर्ड से आ गए। ये आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही की कि देखिए टोरंटो में, न्यूयॉर्क में भी काफ़ी गंद पड़ा, दुबई में, सऊदी अरेबिया, क्योंकि लोग जब एक मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके क्लाइमेट्स और उसकी चीज़ों के हिसाब से बनाया लोगों ने। ये रियलाइज ही नहीं किया कि कभी इस तरह की हमें ग्लोबल वार्मिंग। अब आप देखिए, जापान ने अपनी बिल्डिंग्स बनाई क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा है, उन्होंने अपनी बिल्डिंग इस हिसाब से बनाई। लेकिन अब ये जैसे मैंने बड़े शहरों का, तो इसमें इनको ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि इतनी ज़्यादा रेन होगी। अब हमारे यहाँ भी आप देखिए 2 वीक्स पहले रेन का बिल्कुल रिकॉर्ड टूटा है। 44 ईयर्स बाद जो है वो 370 मिलीमीटर बारिश हुई है एक दिन में। तो जब ये रेनी सीज़न है, एक तो ये वजह है कि अब ग्लोबल क्लाइमेट की वजह से रेनी सीज़न ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये कि अब एक अवेयरनेस भी हो गई है कि अब स्किन डिजीज़ को जो है वो आपने आम नहीं लेना, उसके लिए आप जाके तो दिखाएं, पता करें। लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं। अच्छा मैम, असल में प्रॉब्लम है ना कि हमारे मुल्क में क्योंकि स्किन कैंसर की अगर बात करें तो शरह कम है। मैंने नोटिस किया जिस भी जगह पे खुदा न खास्ता कैंसर हो सकता है ना, लोग उसकी बड़ी टेंशन लेते हैं। आपको पता है व्यूअर्स, आपकी जिस्म का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गन आपकी स्किन है। जी बिल्कुल, आपके जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा जी आपकी स्किन है। क्योंकि देखे ना, कोई जोड़ तो नहीं लगे हुए ना। हाँ, और ये सिर्फ इट्स ऑल आपकी एंड सर से लेके पांव तक स्किन है। जी और बिल्कुल, सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब हम इसी को इग्नोर करते हैं। यस, ऐसा ही है। और बाद में सर पे भी स्किन है, तो अगर आपको कभी स्कैल्प या स्किन पे हेयर के रिलेटेड इश्यूज भी हों तो याद रखिएगा व्यूअर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ स्किन नहीं, स्किन एंड हेयर, क्योंकि सर पे भी जो स्किन है, स्कैल्प है, वो भी स्किन ही है ना। जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी और मैं थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाऊंगी कि बालों के अलावा नाखून, यस, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे मुंह है और हमारे जेनिटल ऑर्गन्स, और आंखें, नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये भी हमारी स्किन में ही आती है। और ज़ुमरे में हाँ जी, ये इनकी डिजीजेस और इनकी प्रॉब्लम्स को भी हम स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो करते हैं डील। अब सीजन में प्रिवेंशन, जी, अब ये कि रेनी सीजन में स्किन की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं ज़्यादा, उसमें ये है कि आपकी इन्वायरमेंट में भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा फिजिक्स में आपको बता दूं, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जब 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है तो वो अब आपकी इन्वायरमेंट वो ह्यूमिडिटी ले नहीं सकती और वो रेन शुरू हो जाती है। जब उससे पहले ह्यूमिडिटी होती है, आपको पसीना आता है क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से आपकी बॉडी आपका स्वेट पसीने की शक्ल में वो अपना टेम्परेचर डाउन करता है। जैसे ही वो स्वेट बाहर आता है, अगर तो रेनी सीज़न नहीं है तो वो तो स्वेट बाहर एनवायरनमेंट में खुश्क हो जाएगा, लेकिन जब रेनी सीज़न है और वो जो स्वेट है, पसीना आपकी बॉडी पे आया है, वो एनवायरनमेंट नहीं लेगी क्योंकि एनवायरनमेंट में पहले ही बहुत ज़्यादा वाटर मॉइस्चर है, वो आपका नहीं लेगी, वो आपकी जिल्द पे रहेगा और आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे और आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रेज होगा। इससे आपको फिर स्किन एलर्जीज़ वगैरह, यही आप देखें, अगर थोड़ी देर में आप पंखे के नीचे चले जाएं रेनी सीज़न में और पंखे की वजह से आपका ये पसीना खुश्क हो जाए तो आप कितना अच्छा फील करेंगे। तो इससे ये जो एलर्जीज़ हैं फिर ये ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो पसीना वहीं रहता है और जो पसीने के आप कह लें मसाम या उनके जो उनकी नालियाँ आप कह लें उर्दू में, आसान उर्दू में, वो ब्लॉक हो जाती हैं और उसकी वजह से और कई मसले, और फिर उसके ऊपर ख़ारिश जब शुरू होगी, जब भी हम स्किन, ये हमारा बैरियर भी है, जैसे आपने बताया स्किन एक ऑर्गन है, ये हमारे इंटरनल इन ऑर्गन्स को बचाता भी है, ये एक बैरियर है कुदरत बाहर की इन्वायरमेंट से और हमारी बॉडी की। जब आप इस बैरियर को ख़ारिश से या एलर्जी से, इस बैरियर को हम
ब्रेक करते हैं या मैम, तोड़ते जब हैं। चोट लगती है, जब चोट लगती है तो बैरियर आपको खत्म। अंदर से हट गई जी। तो वो खून और आपकी वेन और सारा कुछ आ गया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो फर्स्ट लेयर, बहुत से लेयर्स के थ्रू आप चले गए, जी बिल्कुल। तो ये तो फर्स्ट लेयर ऑफ जी प्रोटेक्शन। बिल्कुल। तो वो बैरियर जब हो गया तो वो इन्फेक्शंस जिनमें ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन आपकी स्किन में जाएंगे, और फिर वो आपने देखा होगा कि गर्मियों में या बरसात में खासकर मोटे मोटे से दाने, जैसे आपने पहले जिक्र किया, वो हो गए, इन्फेक्शन पित्त। होता है। जी एक अजीब, और वो छोटे भी होते हैं, एक जी, बड़े बड़े हो जाते हैं, जी। बॉइल्स और ऑलमोस्ट लाइक फोड़े। जी। एंड देन अनदर थिंग यू सी इज कि वो पूरे एक एरिया के ऊपर ना छोटे येलो दाने, येलो एंड वाइट। वो आपके पित्त है। पित्त आपके स्वेट ग्लैंड्स या आपके पसीने के गदूद की नाली ब्लॉक होने की वजह से है, होते हैं, पित्त निकलती है, और जो उसके ऊपर इन्फेक्शन होता है वो उसके वो बड़े बड़े जो आप कह रही हैं कि Boils वो जैसे। बॉयल्स या वो उसके इन्फेक्शन, अब उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो हमारे खून में शामिल होकर डेंजरस किस्म की बीमारियां भी पैदा कर दें। अब यही तो चीज़ कोई रियलाइज़ नहीं करता जी कि आपकी स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन हुई हुई है, अगर आप उसका इलाज नहीं करते राइट टाइम पे, तो वो आपके खून, आपके पूरे ऑर्गन्स में, मतलब वो फिर किसी ना किसी जगह को तो मुतासिर करेगी ना। जी, बिल्कुल, जब ऐसा कोई ही है। चीज़ बढ़ती चली जाती है, स्पिल ओवर करती है, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। जी ऐसे ही है। और फिर अक्सर एक और मिस नॉर्मल है कि जो भी घर में पड़ी हुई है, आप खास ट्यूब कर, लगा लो। हाँ जी, खास कर स्टीरॉयड क्रीम्स, स्टेरॉइड क्रीम हो गई, एंटीबायोटिक क्रीम हो गई, जो मिलता है लगा तो लेते हैं। वो जो भी पड़ी हुई है या किसी ने बता दिया तो वो आप लगानी शुरू कर दें, जिससे प्रॉपर उसकी ना तशखीस हुई, ना उसका पता चला, और उसमें वो इन्फेक्शन फैल गया आपका। फिर जब बहुत ज़्यादा हमारे पास, जब हम एज अ कंसल्टेंट या हम सीनियर डॉक्टर्स, हमारे पास आम मरीज़ नहीं आएगा, हमारे पास वही मरीज़ आता है कि जो या तो वो स्पेशलिस्ट, उसको इतनी अवेयरनेस है कि मुझे स्किन की छोटी सी प्रॉब्लम के लिए स्पेशलिस्ट के पास जाना है, वो पेशेंट आएगा और वो अफोर्ड भी कर सकता हो। दूसरा हमारे पास वो पेशेंट आएगा कि जो कि काफ़ी लोगों से ट्रीटमेंट लेके तंग आके और फिर आपके तंग पास आके पहुंचे। ख़राब होके उसकी स्किन, उस वक्त फिर हमारे लिए भी तशखीस मुश्किल हो जाती है कि आइदर ये फंगल इन्फेक्शन से शुरू हुआ था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इसका काम शुरू हुआ था, या वायरल तो इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, जब लोग मैं शो पे भी कभी कभी इस तरह हम लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो किसी का मैंने देखा हाथ, एक हमारे भाई थे मसवी स्कॉलर, मैंने कहा भैया ये आपके हाथ पे क्या हुआ है? कहते हैं ओ बहन, ये पिछले साल बरसात में शुरू हुआ था। तो मैंने कहा भाई कितनी देर हो गई? कहते साल हो गया। मैं कहा एक साल से ये? कहते हैं हाँ, ये यहाँ था, यहाँ पे भी अब हो गया है, टांग पे भी। तो मैंने कहा भाई आप चेक क्यों नहीं करा रहे? मिसेस ने लगाई थी ट्यूब, 2-3 दिन आराम आया था, लेकिन अब कौन बंदा हर रोज ट्यूब। मतलब आप सोचे डॉक्टर साहिबा कि एक साल से स्किन का इशू चल रहा है। खवातीन तो फिर भी आपको पता है जरा जी, जी, अवेयर और हमारे- बच्चों को जी, अपने ले आती है। जी। ये वो एरिया है जहाँ पे मर्द बहुत खराब कर देते हैं अपना जी केस। ऐसा ही ऐसा ही। और दूसरा एक मैंने वायरल बैक्टीरियल के बारे में बताया, और एक बरसात में ख़ास कर फंगल इन्फेक्शन। फंगस भी एक बग है, जैसे वायरस और बैक्टीरिया है उसी तरह। इसको ग्रो करने के लिए एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी वाली इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें हवा ना पहुंचती हो, और हमारे जिस्म के ऐसे हिस्से जहां हमारी हवा नहीं पहुंचती, उन हिस्सों का फंगस आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा आता है। ख़वातीन भी अक्सर ज़ाहिर है मर्द डॉक्टरों को दिखाने में शर्माती हैं अपने कुछ ऐसे पार्ट्स जहाँ फंगस इन है, और मर्द भी में भी कि वो भी प्रॉपर एक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। या मैम उससे- इग्नोर कर देते ना स्किन के जी। इशू को। यूजुअली मेन डोंट टेक इट सीरियसली। माय ओन हस्बैंड लाइक, अगर कोई इशू हो नहीं मानते तो मैं तस्वीर खींच के अपनी फ्रेंड को भेजती हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो उसका जवाब आता है तो फिर मैं कहती हूँ वो कह रही हैं कि आओ। और हर डॉक्टर हमेशा आपको कहेगी कि आओ। देखिए फोटो पे और वर्बली बताने से व्यूअर्स किसी वजह से तशखीस की जाती है। जी, जो हमारी तो वैसे ही स्पेशलिटी विजुअल स्पेशलिटी इसको कहते हैं कि जब तक हम देखें ना, और फोटो में ये कि आपको एक हिस्सा नज़र आएगा, और कई डिजीज़ डिफरेंट, यानी नाखून पे वो डिजीज़ डिफरेंट होगी, आपकी बैक पे डिफरेंट होगी, कोनी पे डिफरेंट होगी। तो जब हम आर्मपिट्स में सारा मुख्तलिफ होगी। जब हम सारा एग्जामिन करेंगे तो फिर हम कई दफ़ा किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वो आपको तस्वीरों से, फोटोग्राफ से हमें आपको उसमें फंगल इन्फेक्शन है, ये आपको कैसे पता चलेगा?
उसमें सबसे पहले साइन तो ये कि इच होती है, बहुत ज़्यादा खुजली। खारिश, खुजली, बहुत ज़्यादा खारिश होती है। फंगल की एक पहली निशानी ये है। मैं पता है फंगल पे स्पेसिफिकली क्यों आपसे मैम पूछ रही हूँ जी, कि बहुत से लोगों को इस वक्त फंगल इन्फेक्शन जी, बहुत ज़्यादा, अभी बहुत। ऑन एयर जो हमें देख रहे होंगे व्यूअर्स, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको कोई स्किन का इशू आजकल चल रहा है, आपके घर में किसी को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, गौर से अब मैम की बात सुनिएगा, क्योंकि ये वो इंडिकेशंस हैं कि उनको या आपको फंगल इन्फेक्शन है और आपको डॉक्टर से फौरन रुजू करना चाहिए। जी मैम। जी, उसमें एक तो मैंने कहा खुजली, उसके बाद रेड कलर के आपके जिस्म पे स्पॉट बनने शुरू हो जाएंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलने शुरू हो जाएंगे। लाल। यानी कि एक स्पॉट बनेगा और उसके इर्द गिर्द, जिसको हम आम लैंग्वेज में रिंग वर्म्स भी कहते हैं, लेकिन जिस्म के कुछ खास हिस्सों में ये अलामात ज़रूरी नहीं है। उनमें रिंग वर्म की तरह का नहीं होता, बल्कि और उसकी मुख्तलिफ जो है वो अशकाल हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसका यही है निशानी कि उसमें आपको एक्सट्रीम खारिश होगी और घर के दूसरे अफराद भी इससे मुतासर होंगे। तो यानी कि अगर आप टावल वगैरह शेयर करते हो जी, exactly, तो सारों को जी, बाकी लोगों को भी ये रिंग वर्म फंगस, से। yes। अच्छा, लेकिन मैम मैंने तो सुना था कि रिंग वर्म बिल्लियां रखने की वजह से, कैट्स वगैरह की वजह से होता है। जी, कुछ बिल्लियों में भी ये फंगस होता है और ख़ास कर जो छोटे बच्चों में बालों का फंगस है, वो आपके जो पेट एनिमल्स हैं उनसे कई दफ़ा हो जाता है। तो वो उसमें फिर हम पेट एनिमल्स को भी एडवाइस करते हैं कि उन एनिमल्स को भी एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उनको भी दी जा सकती जी, है, उनको ये भी नहीं दी है कि आप एनिमल को ही निकाल दें, क्योंकि नहीं, लोग नहीं, अक्सर इस डर के मारे नहीं आते कि नहीं, जानवर को नहीं, क्या। उनका ट्रीटमेंट भी आप कर लें, कोई मसला नहीं है। वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाके जो भी उनकी डोज बनती है फंगस जैसे की, किसी ने कैट रखी हुई है, आप नहीं करना चाहते, बट अब बच्चे को उससे इन्फेक्शन हो रही है, तो आपने वो भी देखना है। बंदा अपने ना बच्चे को इधर उधर कर सकता है और जानवर को बंदा दे ही देता है, बट अगर उसका भी सोल्यूशन है तो वाई नॉट। जी बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक तो ये, अच्छा अब ये फंगल इन्फेक्शन वर्स कैसे हो सकती है? ये तो चले इचिंग हो गई और लाल हो गया ना, तो बहुत से लोग होंगे हाँ तो हो गई तो खत्म भी हो जाएगी। इग्नोर नहीं, खत्म नहीं साइड होती इफेक्ट्स है। क्या हाँ हो जी, ये फंगल इन्फेक्शन खुद ब खुद यूजुअली ख़त्म नहीं होती, ज़्यादातर नहीं होती फंगस। अगर वैसे ही तुक्के से आपने कोई एंटी फंगल क्रीम लगा ली है तो मे भी छोटी सी है वो डिजीज़ और वो ठीक हो जाए, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती, बढ़ती रहती है। मैंने सुना है तो खून में चली जाती है। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब उसकी वो किसी ऐसी मर्ज़ का शिकार है जिसमें उसकी जो इम्यूनिटी है या क़ुव्वत मदाफ़त है, वो क़ुव्वत मदाफ़त उसकी कम है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हमारे हैं, कोई कैंसर पेशेंट हैं, कोई हमारे लोग किसी और डिज़ीज़ के लिए स्टीरॉयड ले रहे हैं, या किसी ने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो ये सारी जो है वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस इम्यूनिटी उनकी लो है, तो उसमें ये फंगस उनके ब्लड में भी जा सकती है और सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन जो कि एक सीरियस किस्म का इन्फेक्शन है वो भी हो सकता है। तो इसलिए इस फंगस को, जो स्किन की फंगस है, इसको इग्नोर ना किया जाए और बग़ैर वो टोटके और नुस्खे इधर उधर से लेके की बजाय आप किसी माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, यही बेस्ट ट्रीटमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेटली दिखा दें, और अगर आप नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें सब सारे आपको हेल्प करते हैं और एवरीवन इज सारे काम ही उनका ये हाँ है। जी, माहिर स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, और वहाँ आप जाके बजाय कि आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहें कि जी हमें यहीं बैठे बैठे कोई बता दे, कोई ट्यूब लगा लें, तो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए और उस डिज़ीज़ को वहीं से शुरू में ही उसको पकड़ लेना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या हमारी खुराक, क्योंकि जैसे किचन में अभी कश्मीरी दाल और हम चावल बना रहे हैं, एंड यू नो जब हम बात करते हैं खाने पीने की, तो यू नो क्या खुराक का भी कोई ताल्लुक है हमारी स्किन से? स्किन से तो है, क्योंकि हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात की जी, हमने वो बात की, मतलब सिर्फ बाल हो गए, स्किन हो गए, आजकल बहुत से लोग बस सप्लीमेंट ले लेते हैं। आपने देखा है ऑनलाइन बहुत सी गमीज भी, बहुत सी ऐसी चीज़ें अब हैं कि आप ये ले लें तो ये आपको टोटल आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे और आपकी स्किन और बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरे एंड पे आप ऑनलाइन देखते हैं, कहते हैं स्किन पे ये चीज़ें लगाओ आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो स्किन अच्छी असल में कैसे होती है? डॉक्टर हमें बता दे तो बेहतर है, कि ऑनलाइन तो आपको हज़ार बातें मिल जाती जी। हैं। ऐसा है कि स्किन अच्छी होना एक तो आपकी सबसे बड़ी बात है, आपकी कुदरती तौर पे आपकी इनहेरिटेंस उसमें बहुत रोल प्ले करती है। आपकी जैसे एंटी एजिंग है, तो आपकी अगर इनहेरिटेंस में लेट एजिंग शुरू हुई है तो लेट एजिंग ही होगी। बाल आपकी इनहेरिटेंस में वो तो आप उन चीज़ों के साथ पैदा होते हैं। इसके अलावा जो अगर आप अच्छी स्किन और अच्छे बाल, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब रहें, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, एक बैलेंस्ड डाइट लें, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको बिल्कुल नेचुरल रखें। जैसे आजकल लोग ज़्यादा रात को जाग रहे हैं,
सुबह लेट उठ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है मैम आजकल दाल चावल सिर्फ शोज पे बन रहे हैं, घरों में नहीं बन रहे, क्योंकि घरों में तो लोग कहते हैं कि यार वो गैस नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, अच्छा चलो बाहर से मंगा लेते हैं। Exactly. 90% मसला होता भी नहीं है, मंगाना होता है बस, बाहर से तो कोई बहाना बनाया या जा रहा है। बाहर जाके खाना या बाहर से खाना मंगवाना। अब मैम या तो हम बाहर जाके कोई मयारी खाना खा रहे हो, गंदे गंदे बर्गर, फ्राइज, ऐसे पिज्ज़ाज, मतलब हम इतने फास्ट फूड के साथ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे। मैम आप ये देखिए कितनी लोगों को पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंड यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसको पकड़ और गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजती हैं कि तुम्हें मसले जो हो रहे हैं बेटा जरा आपको जाना चाहिए, आप गायनेकोलॉजिस्ट और इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है ओवरवेट से। बहुत ज़्यादा ये जो बर्गर्स और ये जंक फूड है ये हमें ओवरवेट करते हैं, और ये तो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है कि ओवरवेट होने की वजह से पीसीओएस का मसला होता है। और हम सबसे पहले एडवाइस करते हैं वेट अपना कम करो, वेट कम करना है। वेट कम करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि जंक फूड की आदत पड़ गई है, और या बाहर जाके हमने रोज़ शाम का खाना बाहर खाना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब हमारी सोसाइटी में आ गई हैं, जिसकी वजह से ये लड़कियों के चेहरों पे बाल और सर के बाल गिरना शुरू हो गए। अच्छा मैम सर के बालों की ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत कॉमन है, बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली मोर स्पेसिफाइड होती है, बट सबसे ज़्यादा आजकल फंगल, इचिंग, खुजली, पित्त, शित ये वो चल रहा है। बट जब सर की बात करें, एक वक्त होता था लोगों के सर से, कोई इक्का दुक्का इंसान होता था उसके बैठा होता था तो बादशाह कहते वो डैंड्रफ का जो एक इशू होता था। आजकल तो डैंड्रफ के इतने मोटे मोटे गुलप्पे लोगों के सर से गिर रहे होते हैं, बाल गिर रहे हैं आजकल स्पेसिफिकली। डॉक्टर साहब मैं नहाती हूँ, मैं नहा के निकलती हूँ, इतना गुच्छा बालों का हाथ में होता है, वैसे ही 4 है सिर पे, और वो भी बहुत ही बंदा अपसेट होता है। ऐसा ही। अच्छा उसमें ये है कि एक मैं आपको और ये कोई तरीका इसको जरा मेंटेन। हाँ जी, मिथ थोड़ा सा ये मैं आपको बता दूँ। एक मिथ है कि जी बाल, जैसे आपने कहा कि बाल गिरते हैं। अच्छा मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि 50 से लेके 100 बाल डेली आपके गिरने ही गिरने हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो ये इसके लिए मेरे सर पे रहेगा क्या, परसों तक मेरे सर पे रहेगा क्या, सवाल ये है। तो अभी तक चल रहा है ना काम, टेंशन तो के अभी मारे तक मैंने जब बालों को अभी तक समेटा। चल रहा है काम तो आगे भी चलता रहेगा। तो उसमें ये है कि फिर आपकी हमने बालों की स्किन देखनी है, बालों का टेक्सचर। अगर कोई पेशेंट फिर भी कंप्लेन कर रहा है नहीं मेरे बहुत गिर रहे हैं, फिर हमने बालों का टेक्सचर देखना है, बालों की स्किन देखनी है, उन पे उस पे कोई मसला तो नहीं है। अगर बालों की स्किन पे कोई मसला है तो वो काफ़ी सारे मसाइल हैं, जिसमें एलोपेशिया रीटा है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, और काफ़ी कॉमन और डिजीज़ हैं जिसमें सर के बाल गिरते हैं। तो फिर हम उन डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। और अगर बालों के टेक्सचर में कोई मसला है तो कई दफ़ा बाल मुसलसल डाई करने की वजह से, बालों पे ये आयरन करने की वजह से, या बालों पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे लगाते हैं उससे बालों का टेक्सचर डैमेज हो जाता है, और वो बाल फिर उस तरह नहीं रहते जैसे कि एक नेचुरल बाल है। तो इसमें भी ये है कि इन चीज़ों को कम से कम किया जाए। लेकिन मैम डैंड्रफ देखिए, बाल चले बाल नॉर्मल है गिरना इस मौसम में, लेकिन सर के ऊपर वो जो गंदे गंदे से गोले से बनने शुरू हो जाते हैं कुछ लोगों के, और कुछ लोगों को तो सिंपल डैंड्रफ होती है, और कुछ लोगों की बाकायदा यहाँ पे जैसे एक वो पैच सा बन जाता है, बम्प्स वाला। जी बिल्कुल। जो बालों की स्किन अभी मैंने बताया ना कि उसको देखना पड़ता है। जब हम स्किन को देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन मसला है वो यही डैंड्रफ का मसला है। उसमें जो हमारे सर की स्किन में वो सेबेशियस ग्लैंड्स, कुछ ऐसी गदूदें होती हैं जो कि अपनी एक मटीरियल सा, या आप कह लें वो बनाती हैं। वो गदूद जब ड्राई हो जाती है उसकी सिक्रीशन, तो वो डैंड्रफ बना लेती है, और कई दफ़ा वो डैंड्रफ आपकी स्किन को इरिटेट करती है, और वो जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, वो जो आप बम्प्स वगैरह कह रही हैं उसकी वजह से। और ये काफ़ी सारे सर्दियों बरसात में ज़्यादा होता है, बरसात में भी होते हैं, सर्दियों में भी होते हैं। और इसमें फिर हम काफ़ी सारे हमारे शैम्पूज़ हैं और वो हम देते हैं जिससे वो डैंड्रफ अंडर कंट्रोल रहती है। कई दफ़ा डैंड्रफ ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसको हम अंडर कंट्रोल मेडिकेटेड शैम्पूज़ हैं और कुछ और लिक्विड्स हैं वो हम देते हैं, और उससे पेशेंट को ये सिम्टम्स, क्योंकि इससे खारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सिम्टम्स उससे रिलीव हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आज हमें ज्वाइन करने का। इट्स बिन एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम, एंड मोर देन अ प्लेजर, इट्स बिन एन ऑनर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे किचन में भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि दाल चावल भी हमने बनाई हैं, तो दाल चावल का क्या स्टेटस है? ये है कि दाल चावल बिल्कुल रेडी है, उसको सैलेड के साथ सर्व कर दिया गया है, और इसको आप अपनी मर्ज़ी से अचार या पुदीने की चटनी, इट्स अप टू यू।
अब देखिए ना डॉक्टर साहिबा, बस इतना बता दें कि जो इन्होंने अभी सामने रखी है एक प्लेट बना के, क्या ये एक मुकम्मल मील नहीं है? जी बिल्कुल, एक आपको पता अच्छी है क्वालिटी की मील बिल्कुल नहीं है। बहुत। लेकिन जब भी किसी चीज़ को बुरा बनाना होता है तो कहते हैं दाल बराबर। ये देखें ज़रा, घर की मुर्गी वो दाल बराबर, जो एक वो है। हमने तो मुर्गी भी डाल दी अपनी अच्छा। दाल में, कश्मीरी दाल चावल बनाया अच्छा, हमने। ज़बरदस्त। बट डॉक्टर साहब वही वाली बात है ना, अच्छी खुराक से आपको मना नहीं किया जाता। व्यूअर्स, लोग ये सोचते हैं कि जब हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल को चेंज करें तो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें खानी छोड़ दें। हम आपको कह रहे हैं कि अपने असल की तरफ वापस जाएं, जी एग्जैक्टली, अपने नेचुरल चीज़ों की तरफ वापस जाएं। देसी मुर्गी क्यों नहीं हम खाते व्यूअर्स? उसका बड़ा सिंपल रीज़न है, क्योंकि वो पकने में टाइम ज़्यादा लेती है, हमें क्विक सोल्यूशन चाहिए। तो अब तो हम ब्रॉयलर चिकन भी घर पे नहीं बना रहे, हम बाहर जाके किसी ढाबे से, किसी रेस्टोरेंट से, किसी रैंडम जगह से खाना उठा लेंगे जिसमें पता नहीं क्या तेल इस्तेमाल किया हुआ है, किस किस्म की उसके अंदर किस सफाई सुथराई किस तरीके से उस चीज़ को किया है। हमारे लिए वो काबिल कबूल है, लेकिन अपनी सेहत को बरकरार रखना काबिल कबूल नहीं है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, हज़ार दूसरे मामला तो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन सबसे बढ़ के जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी स्किन और हमारी हेल्थ बहुत मुतासर होती है। जी बिल्कुल तो ऐसा जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने गाइड किया, आप लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर की, ये बेसिक चीज़ें कर लें। एंड वही वाली बात जो हर डॉक्टर करते हैं कि चेकअप करा लें, चेकअप करा लें। मसले को ख़राब होने से पहले या इतना बिगड़ने से पहले कि आपको फिर महीनों इलाज कराना पड़े, जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो उसको जाके चेक करा लें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। 15 मिनट, घंटा, 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, महीनों के इलाज से तो 100 गुना बेहतर है। और दूसरी बात, प्लीज़ 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 दूसरों के मशवरों और दूसरों के टोटकों पे ट्यूबें और चीज़ें अपने ऊपर लगानी छोड़ दें। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस और कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। सो डॉक्टर को डॉक्टर का काम करने दें और आप मेहनत करें प्रिवेंशन के ऊपर कि बीमारी हो ही ना। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बीमार ना हो तो डॉक्टर से चेकअप कराएं, ना कि इतने बीमार हो जाएं कि उस वक्त वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाए। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।